दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आज एक क्लिक का काम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज करना हो तो कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने आते हैं। एसआईपी की डेट कैसे बदलें, उसी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फोलियो नंबर क्या है, जॉइंट होल्डर और नॉमिनी में क्या फर्क है, कैन जरूरी है या ऑप्शनल, और कट ऑफ से पहले ऑर्डर करने के बाद भी सेम डे एनएवी क्यों नहीं मिलती। आज की इस कंप्लीट बिगिनर गाइड में हम इन सभी ऑपरेशनल पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्वैम कैपिटल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। इस वीडियो को 6 प्रैक्टिकल चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एसआईपी डेट चेंज, सेम स्कीम में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, फोलियो नंबर, जॉइंट होल्डर वर्सेस नॉमिनी, कैन और एप्लीकेबल एनएवी कट ऑफ। वीडियो के अंत में मैं एक सिंपल ट्रांजैक्शन चेकलिस्ट भी शेयर करूंगा, जिससे आप हर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन से पहले यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसआईपी डेट चेंज। मान लीजिए आपकी सैलरी पहले महीने की 4 तारीख को आती थी, इसलिए आपने एसआईपी 6 तारीख की रखी। अब सैलरी 7 तारीख को आने लगी और आप एसआईपी को 10 तारीख पर शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एग्जिस्टिंग एसआईपी डेट हर जगह सिर्फ एक क्लिक में एडिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रोसेस AMC, RTA और ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग हो सकता है। जहां मॉडिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां रिक्वेस्ट सबमिट की जा सकती है, अदरवाइज पुरानी एसआईपी कैंसिल करके प्रेफर्ड डेट पर फ्रेश एसआईपी रजिस्टर करनी पड़ सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसआईपी कैंसिल करने का मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट्स को रिडीम करना नहीं है। कैंसिलेशन केवल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स को रोकती है और पहले से खरीदी गई यूनिट्स फोलियो में इन्वेस्टेड रहती हैं जब तक आप अलग से रिडम्पशन रिक्वेस्ट नहीं देते। इसलिए रिक्वेस्ट एडवांस में सबमिट करें, कंफर्मेशन चेक करें और प्रोसेसिंग पीरियड में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेबिट होने की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखें। नई एसआईपी डेट सैलरी क्रेडिट के बाद कन्वीनियंट रखिए और बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन कीजिए। फ्रेंड्स, अब दूसरा सवाल, क्या एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, आप एग्जिस्टिंग फोलियो के थ्रू एडिशनल परचेज कर सकते हैं, एक और एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं या रनिंग एसआईपी के साथ लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हर परचेज एक अलग ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड होती है। उसकी ट्रांजैक्शन डेट, एप्लीकेबल एनएवी, इन्वेस्टेड अमाउंट और अलॉटेड यूनिट्स अलग से होंगे, इसलिए दूसरी इन्वेस्टमेंट डुप्लीकेट या इनवैलिड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 5,000 रुपए मंथली एसआईपी चल रही है और आपको बोनस से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने हैं। सब्जेक्ट टू स्कीम और प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, आप एग्जिस्टिंग फोलियो में एडिशनल परचेज कर सकते हैं। नया फोलियो बनाना हर बार जरूरी नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन कंफर्म करने से पहले एग्जैक्ट स्कीम नेम और ऑप्शन जरूर चेक करें, जैसे डायरेक्ट या रेगुलर, ग्रोथ या IDCW। सिमिलर नाम होने के कारण गलत प्लान या ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है। ये वीडियो किसी स्कीम या प्लान की रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ केवल आपको ऑपरेशनल प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप समझते हैं फोलियो नंबर। सिंपल वर्ड्स में फोलियो नंबर म्यूचुअल फंड हाउस के रिकॉर्ड्स में आपका अकाउंट रेफरेंस होता है, जिसके अंडर आपकी यूनिट होल्डिंग्स और ट्रांजैक्शंस मेंटेन की जाती हैं। एक इन्वेस्टर के अलग अलग AMCs में अलग फोलियो नंबर्स हो सकते हैं। एक ही AMC में मल्टीपल फोलियोज भी हो सकते हैं, खासकर जब होल्डिंग पैटर्न, टैक्स स्टेटस, बैंक डिटेल्स और ट्रांजैक्शन सेटअप अलग हो। फोलियो नंबर को पैन, डीमेट अकाउंट या कैन मत समझिए। पैन आपकी टैक्स आइडेंटिटी है। डीमेट अकाउंट सिक्योरिटीज को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड कर सकता है। कैन MF यूटिलिटीज का अलग कॉमन रेफरेंस है, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। ऑपरेशनली अननेसेसरी मल्टीपल फोलियोज ट्रैकिंग और सर्विस रिक्वेस्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, इसलिए जहां डिटेल्स मैच करती हो और प्रोसेस अलाउ करता हो, एग्जिस्टिंग फोलियो यूज करना जनरली कन्वीनियंट हो सकता है। हर ट्रांजैक्शन के बाद फोलियो और कंफर्मेशन स्टेटमेंट जरूर वेरीफाई करें। फ्रेंड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर अवेयरनेस टॉपिक, जॉइंट होल्डर और नॉमिनी सेम नहीं होते। जॉइंट होल्डर फोलियो का रजिस्टर्ड को होल्डर होता है। ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन किसके सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन से वैलिड होगी, ये मोड ऑफ होल्डिंग जैसे जॉइंट या एनीवन और सर्वाइवर और एप्लीकेबल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। नॉमिनी इन्वेस्टर की लाइफ टाइम में को होल्डर नहीं बनता। जॉइंट फोलियो में किसी एक होल्डर की डेथ होने पर यूनिट नॉर्मली सर्वाइविंग होल्डर या होल्डर्स के नाम पर ट्रांसमिट होती है। नॉमिनी का रोल आमतौर पर सोल होल्डर की डेथ या सभी होल्डर्स की डेथ के बाद
क्लेम और ट्रांसमिशन प्रोसेस में रेलिवेंट होता है। नॉमिनेशन ट्रांसमिशन को आसान बना सकती है, लेकिन इसे विल या कंप्लीट सक्सेशन प्लानिंग का ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट नहीं मानना चाहिए। बेनिफिशियल ओनरशिप और सक्सेशन आउटकम्स एप्लीकेबल लॉ, डॉक्यूमेंट्स और केस स्पेसिफिक फैक्ट्स पर डिपेंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फैमिली सिचुएशन में क्वालिफाइड लीगल गाइडेंस लेना उचित है। अब फ्रेंड्स, अब एक लेटेस्ट सेबी अपडेट ध्यान रखिए। सेबी के 29 मई 2026 सर्कुलर के अनुसार 1 सितंबर 2026 से नए सिंगल अकाउंट्स या फोलियोज में नॉमिनेशन देना मैंडेटरी होगा, जब तक इन्वेस्टर प्रिस्क्राइब्ड ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन सबमिट ना करें। जॉइंटली हेल्ड फोलियोज में नॉमिनेशन ऑप्शनल रहेगा। नॉमिनी प्रोवाइड या चेंज करने के लिए सभी जॉइंट होल्डर्स की कंसेंट जरूरी है, चाहे मोड ऑफ ऑपरेशन कुछ भी हो, और मैक्सिमम 3 नॉमिनी रखे जा सकेंगे। याद रखिए, जॉइंट होल्डर होल्डिंग और ऑपरेशन राइट्स से जुड़ा है, नॉमिनी मुख्यतः ट्रांसमिशन प्रोसेस से। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कैन एंड म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। कैन का फुल फॉर्म है कॉमन अकाउंट नंबर। ये एमएफ यूटिलिटीज यानी एमएफयू द्वारा इशू किया गया सिंगल रेफरेंस है। कैन एक यूनिक कॉम्बिनेशन पर बनता है, जिसमें इन्वेस्टर की संख्या, ऑर्डर ऑफ होल्डिंग, मोड ऑफ होल्डिंग, सोशल या टैक्स स्टेटस जैसी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं। कैन क्रिएट होने के बाद पार्टिसिपेटिंग म्यूचुअल फंड्स के मैचिंग फोलियोज इससे मैप हो सकते हैं, जिसे कंसोलिडेटेड व्यू या कॉमन ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज मिल सकती हैं। एमएफयू के थ्रू मल्टीपल पार्टिसिपेटिंग म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन करने और कॉमन सर्विस सुविधाएं यूज करने के लिए कैन रेलिवेंट है, लेकिन कैन आपका पैन, केवाईसी, सीकेवाईसी या एएमसी फोलियो नंबर नहीं है। हर ऑथराइज्ड म्यूचुअल फंड चैनल से इन्वेस्ट करने के लिए कैन कंपलसरी नहीं है। अगर आप एमएफयू रूट यूज करते हैं तो कैन रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज ऑफिशियल एएमसी, आरटीए, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या अनऑथराइज्ड चैनल की एप्लीकेबल प्रोसेस के अनुसार बिना कैन भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसलिए कैन को कंपलसरी इन्वेस्टमेंट लाइसेंस नहीं, बल्कि एमएफयू इकोसिस्टम का ऑपरेशनल रेफरेंस समझिए। फ्रेंड्स, अब समझते हैं एप्लीकेबल एनएवी और कट ऑफ टाइम। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ऑपरेशनल एरिया है। सिर्फ ऐप पर ऑर्डर प्लेस होने का टाइम स्टैम्प हमेशा एनएवी डिसाइड नहीं करता। लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स को छोड़कर परचेज और स्विच इन ट्रांजैक्शंस के लिए सामान्य कट ऑफ 3 PM है। सेम बिजनेस डे एनएवी के लिए वैलिड ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के साथ पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी म्यूचुअल फंड के अकाउंट में कट ऑफ से पहले यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये रूल इनिशियल परचेज, एडिशनल परचेज, लंप सम, एसआईपी और स्विच इन पर लागू होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 2:45 PM पर ऑर्डर सबमिट किया, लेकिन फंड्स म्यूचुअल फंड अकाउंट में 3:10 PM पर अवेलेबल हुए, जब 2:45 PM का टाइम स्टैम्प अकेला सफिशिएंट नहीं है। एप्लीकेबल एनएवी उस बिजनेस डे की होगी जिस दिन फंड्स रेलेवेंट कट ऑफ से पहले यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो, सब्जेक्ट टू वैलिड रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेबल प्रोसेस। लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स के परचेजेस रूल अलग हैं। इन स्कीम्स में परचेज या स्विच इन का कट ऑफ सामान्यतः 1:30 PM होता है। वैलिड रिक्वेस्ट और पूरा अमाउंट 1:30 PM से पहले अवेलेबल होने पर सामान्यतः ट्रांजैक्शन डे से इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर डे की क्लोजिंग एनएवी एप्लीकेबल होती है। रिडम्पशन साइट पर भी टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं। लिक्विड स्कीम्स के रिडम्पशन या स्विच आउट का सामान्य कट ऑफ 3 PM है। ओवरनाइट स्कीम्स में ऑफलाइन रिडम्पशन के लिए 3 PM और ऑनलाइन रिडम्पशन के लिए सेबी ने 7 PM का स्पेशल कट ऑफ दिया है। प्रैक्टिकल पॉइंट फ्रेंड्स, किसी प्लेटफॉर्म का इंटरनल ऑपरेशनल कट ऑफ रेगुलेटरी कट ऑफ से पहले हो सकता है। बैंक सेटलमेंट, पेमेंट मोड, हॉलीडेज और बिजनेस डे कैलेंडर भी फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए लास्ट मिनट ट्रांजैक्शन अवॉइड करें। ऑफिशियल एएमसी या आरटीए कंफर्मेशन को चेक कीजिए और ध्यान रखिए, किसी पर्टिकुलर डे की एनएवी को बेटर या गारंटेड प्रॉफिट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कट ऑफ रूल केवल एप्लीकेबल एनएवी डिटरमाइन करता है, इन्वेस्टमेंट आउटकम मार्केट लिंक्ड रहता है। फ्रेंड्स, अब 7 कॉमन मिस्टेक्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, एसआईपी कैंसिल करना और यूनिट्स रिडीम करना सेम नहीं है। दूसरा, सेम स्कीम में एडिशनल इन्वेस्टमेंट डुप्लीकेट या इनवैलिड नहीं होती। तीसरा, फोलियो नंबर को पैन, कैन या डीमैट अकाउंट मत समझिए। चौथा, नॉमिनी को जॉइंट होल्डर या ऑटोमेटिक फाइनल ओनर मत मानिए। पांचवा, कैन हर इन्वेस्टमेंट चैनल पर कंपलसरी नहीं है। छठा, ऑर्डर टाइम अकेला सेम डे एनएवी गारंटी नहीं करता।
और सातवां, स्क्रीनशॉट या पेमेंट इनिशिएशन को फाइनल ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन मत मानिए। ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर चेक करें। हर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन से पहले ये 7 पॉइंट चेकलिस्ट यूज करें। एग्जैक्ट स्कीम नेम, डायरेक्ट या रेगुलर, ग्रोथ या IDCW ऑप्शन, सही फोलियो और होल्डिंग पैटर्न, रजिस्टर्ड बैंक या मैंडेट, नॉमिनी डिटेल्स और कट ऑफ के साथ फंड अवेलेबिलिटी। ट्रांजैक्शन सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट, डेबिट स्टेटस, फोलियो एंट्री और यूनिट अलॉटमेंट्स कंफर्मेशन चेक करें। पैन, OTP, बैंक डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स किसी रैंडम लिंक या अननोन पर्सन के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों, आज हमने SIP डेट चेंज से लेकर सेम स्कीम में एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फोलियो नंबर, जॉइंट होल्डर वर्सेस नॉमिनी, कैन और एप्लीकेबल NAV कट ऑफ तक पूरी ऑपरेशनल जर्नी समझी। इन छोटी डिटेल्स को समझने से ट्रांजैक्शंस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एरर कम हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपके गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के अनुसार होना चाहिए। ऐसी फैक्चुअल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्वाइम कैपिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।